तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। सो भाई साहब, अब हम स्टार्ट करने वाले पीयर रिव्यू के साथ, जो कि बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है। ये चैप्टर आपको एग्जाम में दिला सकते हैं 5 से 6 नंबर पक्के पक्के। वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स ऑफ आईसीआई एंड आई एम श्योर आपको बड़ा मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। तो सर, होता क्या है पीयर रिव्यू, क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पीयर रिव्यू। व्हाट इज पीयर रिव्यू, क्या होता है पीयर रिव्यू, कैसे होता है पीयर रिव्यू, सारी डिस्कशन अभी हम करके चलेंगे। प्लीज फोकस करके चलना। ये है सर एंटिटी, ठीक है। एंटिटी का नाम ले लेते हैं, लेट्स से रिलायंस लिमिटेड। ये है ऑडिटर। सर ऑडिटर का नाम क्या है? लेट्स से द ऑडिटर्स नेम इज एसआर बी एंड एसोसिएट्स एलएलपी। ये ऑडिट कर रही है रिलायंस लिमिटेड का। अब सर रिलायंस लिमिटेड क्या है, मजे की बात है, रिलायंस लिमिटेड इज अ लिस्टेड एंटिटी। यस सर। तो अब अगर कोई लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहा है, तो क्या उस फर्म के जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होते हैं, जो उसका ऑडिट करने का तरीका है, क्या वो एकदम चकाचक होना चाहिए? आंसर इज यस। जो ऑडिटर है वो एकदम समझदार होना चाहिए, उसके जो पॉलिसीज है, उसके जो प्रोसीजर्स हैं ऑडिट करने के, वो एकदम बेस्ट लेवल होने चाहिए अगर उसको किसी लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट करना है। तो ये इंश्योर करने के लिए कि ऑडिटर सही है, ऑडिटर बढ़िया बंदा है, वो अच्छे से ऑडिट कर पाएगा, इसके लिए आईसीआई ने क्या किया, आईसीआई इंट्रोड्यूस्ड पीयर रिव्यू प्रोविजंस। सर पीयर रिव्यू प्रोविजंस का मतलब है कि अगर आज की डेट में आपको किसी लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट करना है, तो यू नीड अ पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। आपके हाथ में पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर ये पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मिलेगा कैसे? तो ये होगा कि जो आईसीआई जी हैं, इन्होंने अपना एक पीयर रिव्यू बोर्ड बना दिया है। ये पीयर रिव्यू बोर्ड क्या करता है, ये एक बंदा भेजता है। ये एक बंदा भेजता है, जिस बंदे का नाम क्या है, इस बंदे का नाम होता है पीयर रिव्यूअर। ये जाता है प्रैक्टिसिंग यूनिट के पास और प्रैक्टिसिंग यूनिट को बोलता है दिखाओ तुम ऑडिट कैसे करते हो, तुमने पिछले 3 सालों में कौन कौन से ऑडिट करे, क्या क्या ऑडिट करे, मेरे को दिखाओ। उसमें से ये सैंपल इकट्ठे करता है, सैंपल बेसिस पे चेक करता है कि क्या ऑडिट जो इसने किए ये स्टैंडर्ड जोन ऑडिटिंग के हिसाब से करे, क्या इसने लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई किया। सो बेसिकली पीयर रिव्यूअर किसके बिहाफ पे आ रहा है, आईसीआई के पीयर रिव्यू बोर्ड के बिहाफ पे। और वो आके चेक करता है कि क्या ये जो हमारा ऑडिट फर्म है, क्या ये जो ऑडिट फर्म है ये ऑडिट ठीक से करती है कि नहीं। अगर ये ठीक से ऑडिट कर रही है तो इसको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, एंड वंस इट हैज अ पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इट बिकम्स एलिजिबल टू डू द ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? आंसर इज यस। तो जो पीयर रिव्यू करता है उसको क्या बोलते हैं, पीयर रिव्यूअर। एंड जिसका पीयर रिव्यू हो रहा है, एसआरपी एंड एसोसिएट्स एलएलपी, सर इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे प्यार से पीयू। सर पीयू का क्या मतलब है, जो बचपन में आपने देखा होगा ना, मोर क्या करता था सर, मोर करता था पीयू पीयू, ऐसे करता था ना मोर। तो पीयू का मतलब है प्रैक्टिसिंग यूनिट। क्या ये नाम आप सबको पसंद आया, जल्दी से बताओ, क्या ये नाम सबको पसंद आया, प्रैक्टिसिंग यूनिट? प्रैक्टिसिंग यूनिट इज द यूनिट जिसका पीयर रिव्यू होने वाला है। पीयर रिव्यूअर इज द पर्सन जो प्रैक्टिसिंग यूनिट का पीयर रिव्यू करेगा और चेक करेगा कि क्या इसको ऑडिट करने आते हैं या नहीं। अगर इसको ये प्रैक्टिसिंग यूनिट पसंद आ गई, इसको लगा इसको ऑडिट करने आते हैं, तो ये इसको प्रैक्टिसिंग यूनिट को पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू करवा देगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। फटाफट इस चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सर पीयर रिव्यू की डेफिनेशन। डेफिनेशन का क्या मतलब है, यानी एक बंदा आएगा, वो क्या करेगा, ही विल डू द एग्जामिनेशन एंड रिव्यू। पहले तो चीजों को एग्जामिन करेगा और फिर रिव्यू करेगा, क्या, सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। जो हमारी प्रैक्टिसिंग यूनिट है, जो हमारी प्रैक्टिसिंग यूनिट है, उसने जो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर लगा रखे हैं, जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर लगा रखे हैं, ये उनको चेक करेगा, क्या इनके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर सही है कि नहीं। सर हाउ डू वी नो कि कोई चीज सही है कि नहीं? बाय चेकिंग वेदर दे कंप्लाई, वेदर दे इंश्योर द क्वालिटी एज envisaged by, as required by technical
प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड, यानी जैसा टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड चाहते हैं, क्या ये प्रैक्टिसिंग यूनिट वैसी क्वालिटी ला पा रही है या नहीं। तो इस प्रोसेस को, इस चीज को एग्जामिन करने को, इस चीज को रिव्यू करने को हम पीयर रिव्यू का नाम देते हैं। सो अगेन पीयर रिव्यू का क्या मतलब है, एग्जामिनेशन एंड रिव्यू किसका, systems and procedure। सर किसके systems and procedure, of the practicing unit to check whether they can ensure proper quality of assurance services as envisaged by, as required by the technical professional and ethical standards, including, ये अमेंडमेंट आई है, इंक्लूडिंग द ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल वेर एवर एप्लीकेबल। तो कहीं ना कहीं देयर इज अ क्वालिटी मॉडल जो इन्होंने लगा रखा है, उस क्वालिटी मॉडल के हिसाब से भी चीजें होनी चाहिए। उस क्वालिटी मॉडल का नाम क्या है, ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल। सर इसमें क्या होता है, तुमको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। बस इतना ध्यान रखना है कि उस मॉडल से भी कंप्लायंस होनी चाहिए। तो सिर्फ टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड से काम नहीं चलेगा, यू आल्सो नीड टू कंप्लाई विद द ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल, ठीक है, वेयर एवर एप्लीकेबल और एनी अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द council or committee, and whether the same was consistently applied during the period under review। एक होता है सिस्टम्स एंड प्रोसीजर बनाना, दूसरा होता है उनको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना। तो जस्ट इंस्टॉलिंग द सिस्टम इज नॉट सफिशिएंट, इट शुड आल्सो बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। अब कुछ बच्चे मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, सर ये काउंसिल किसका, ये कमिटियां किसकी, आईसीआई के काउंसिल और आईसीआई के कमिटीज की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट द आईसीआई काउंसिल एंड आईसीआई कमिटी, दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पीयर रिव्यू। फटाफट मेरे साथ नोट डाउन करो, फटाफट सारे बच्चे मेरे साथ नोट डाउन करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय पीयर रिव्यू। तो पीयर रिव्यू इज नथिंग बट एग्जामिनेशन एंड रिव्यू। जल्दी से बनाओ मेरे साथ फ्लो चार्ट, एग्जामिनेशन एंड रिव्यू किसका, ऑफ द सिस्टम्स and procedures of the practicing unit to check whether it's achieving the quality as envisaged by TPE standards। सर TPE standards का क्या मतलब है, टेक्निकल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। दूसरा ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल। प्लस आपने एक चीज और देखनी है, वेदर द सेम was consistently applied during the period under review। फटाफट इसको नोट डाउन करो और मुझे कंफर्म करो। डन 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 डन, पक्का, चलो सर, you need to learn this definition, huh? Take 2 minutes and learn this definition right now।
क्या हमारी फर्म के जो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर हैं दे आर एबल टू अचीव द क्वालिटी envisaged by the technical professional ethical standards and audit quality maturity model प्लस आखिरी में बस ये देख लेना whether the same was consistently applied। एक बार आंखें बंद करके रिकॉल कर लो पूरी डेफिनेशन, फिर मुझे कंफर्म करो, आगे बढ़ते हैं, कोई जल्दी नहीं है। चलो सर बढ़े आगे। चलो चलो चलो, अब सर इन्होंने ना 2-3 पॉइंट और दे रखे हैं जो हमको ध्यान में रख के चलने हैं। एक पॉइंट दिया न्यू यूनिट का, एक पॉइंट दिया ब्रांच पीयर रिव्यूअर का। क्या मतलब है? न्यू यूनिट का मतलब है ऐसी फर्म जिसकी डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज लेस देन 12 months immediately preceding the date of receipt of application of peer review। यानी जिस दिन इसकी पीयर रिव्यू की एप्लीकेशन आई उससे पहले इसको एस्टेब्लिश हुए हुए 12 महीने से भी कम हुए हैं। ठीक है, इट इज अ करंट न्यू यूनिट। आप ऐसा कह सकते हो 12 महीने से भी कम हुआ है, इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। एंड which may or may not have rendered any service during the said period। और इसके बाद इन्होंने एक बात और बोली, प्रैक्टिसिंग यूनिट इन एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन 12 months। एक तो 12 महीने से कम एग्जिस्टेंस वाली, एक जिसको 12 महीने से ज्यादा एग्जिस्टेंस तो हो गया है बट इसने आज तक कोई अश्योरेंस सर्विस नहीं दी। तो ये न्यू यूनिट की डेफिनेशन है, ये आगे जाके हमको काम आएगी। बस आपने इतनी सी बात ध्यान रखनी है, न्यू यूनिट की 2 कंडीशन क्या है, या तो इसको यूनिट बने हुए 12 महीने से कम हुए या फिर 12 महीने से ज्यादा हो गए बट इसने अभी तक कोई भी अश्योरेंस सर्विस नहीं दी। अगला पॉइंट, ब्रांच पीयर रिव्यूअर। इट मींस अ रिव्यूअर अपॉइंटेड टू कंडक्ट द पीयर रिव्यू ऑफ द ब्रांच ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट। तो अगर हमारी कोई ऑडिट फर्म है और उसकी कोई ब्रांच है तो ब्रांच का जो पीयर रिव्यू करेगा उसको क्या बोलेंगे? ब्रांच पीयर रिव्यूअर। मामूली बात हमको ध्यान में रख के चलनी है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है, बाकी जो ऑब्लिगेशन है वो सेम है एज दैट ऑफ द रिव्यूअर। सो ये 2 डेफिनेशन बस आपने रीड करके चलनी है, समझ के चलनी है, और इसमें कुछ भी नहीं है। सवाल आता है सर ऑब्जेक्टिव क्या है पीयर रिव्यू का? तो द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर कि जब हमारी फर्म अश्योरेंस सर्विस एंगेजमेंट्स करे तो जो मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट हैं दे कंप्लाई विद द टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। पहली चीज तो ये। दूसरा, इन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इन्होंने अपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बना लिए। दे हैव इन प्लेस प्रॉपर सिस्टम्स इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन to amply demonstrate the quality of assurance services। तो पहले इन्होंने कहा आप बाहर वाली चीजों से कंप्लाई करो, दैट इज द टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड्स प्लस जो लॉज एंड रेगुलेशन है। दूसरा, जैसा बाहर वाले कहते हैं वैसा आपको अगर करना है तो आपके पास प्रॉपर सिस्टम्स एंड प्रोसीजर होने चाहिए। सो द सेकंड थिंग एज अ रिव्यूअर यू नीड टू चेक, क्या इनके पास प्रॉपर सिस्टम्स हैं, क्या ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करते हैं जो दिखाए, जो एम्पली डेमोन्स्ट्रेट करे कि इनकी सर्विसेज में क्वालिटी मेंटेन होती है। हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो गलतियां निकालना नहीं है। इट इज नॉट टू फाइंड आउट द डेफिशिएंसीज बट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय द मेंबर। हम इनकी गलतियां निकालने के लिए नहीं आए हैं, हम इनको इंप्रूवमेंट्स के लिए सजेशंस देने आए हैं। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू। अगेन पहला पॉइंट क्या है? टू कंप्लाई विद द टीपीई स्टैंडर्ड्स। बोलो मेरे साथ, टीपीई स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है? टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग द लॉज एंड रेगुलेशन। प्लस इनसे कंप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए? सिस्टम होना चाहिए। दे शुड हैव अ प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस। एंड दिखेगा कैसे? जल्दी से बताओ, सोचो जरा। अगर मैं बोलता हूं प्रॉपर सिस्टम है या नहीं, ये कैसे पता चलता है? इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए जो ये दिखाए,
जो ये डेमोन्स्ट्रेट करे कि हाँ आपकी ऑडिट में क्वालिटी है। तो पहले तो बाहर वाली चीजों से कंप्लाई करना है, एंड उससे कंप्लाई करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। ये दो मेन ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं पीयर रिव्यू के। अब सवाल आता है स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू, विच इज द 5 स्टार टॉपिक ऑफ द डे। कहीं ना कहीं इससे आपके पेपर में सवाल आने के बहुत चांसेस हैं कि आईसीआई आपको बोलेगा कि बताओ गुरु व्हाट इज द स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू। बड़ा सा पैराग्राफ बना के देगा केस स्टडी के फॉर्म में, एंड लास्ट लाइन में पूछ लेगा व्हाट इज द स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू। तो सबसे पहले बताओ, मैंने आपको अभी तक क्या बोला है, बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, फिर से एक ही बात बोलूंगा, कंप्लायंस विद टीपीई स्टैंडर्ड्स। सर टीपीई स्टैंडर्ड्स का मतलब है टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड। बोलो मेरे साथ, टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड। सर दो चीजों और से कंप्लाई करना है, पता है किससे, बताओ, कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस एंड गाइडलाइंस। द डायरेक्शंस एंड गाइडलाइंस, सर किसने इशू करी है डायरेक्शंस और गाइडलाइंस? काउंसिल ऑफ आईसीएआई, जो हमारा काउंसिल है उसने ये डायरेक्शंस और गाइडलाइंस इशू करी है। किसको? टू द मेंबर्स। किसके रिगार्डिंग? दो चीजों के रिगार्डिंग। बताऊं क्या? बताओ सर। पहली चीज, जो आप ऑडिट असाइनमेंट्स कर रहे हो क्या वो फ्री में करोगे या उसके लिए फीस लेंगे? सर उसके लिए फीस लेंगे। तो जो भी आपके ऑडिट असाइनमेंट्स हैं उनके लिए जो भी आपने फीस ली है, क्या आपने उसका प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करके रखा है कि नहीं? एक तो उससे कंप्लायंस। अब जो काम होगा वो करेगा कौन? आर्टिकल असिस्टेंट। सो द सेकंड थिंग दैट यू नीड टू कंप्लाई विद इज कि आपने अपने आर्टिकल और ऑडिट असिस्टेंट्स की प्रॉपर डिटेल्स मेंटेन करनी है। उनका टाइम टेबल, वो कितने बजे आते हैं, आप उनको कितनी स्टाइपेंड देते हो, ये सारी डिटेल्स आप मेंटेन करके चलोगे। सो द फर्स्ट डिटेल दैट यू नीड टू मेंटेन इज द फीस टू बी चार्ज्ड, नंबर ऑफ ऑडिट्स टू बी अंडरटेकन, क्या क्या आपने अश्योरेंस एंगेजमेंट दे रखी है उसकी डिटेल्स आप उसमें दोगे। सेकंड थिंग, अश्योरेंस एंगेजमेंट करेगा कौन? आर्टिकल और ऑडिट असिस्टेंट। So the second thing that you need to comply with is the directions and guidelines issued by the council related to the article assistant or audit assistant, including their attendance, work diaries and stipend register. क्या दो तीनों कंप्लायंस वाले पॉइंट दिमाग में गए? सबसे पहले किससे कंप्लाई करेंगे? टीपी स्टैंडर्ड्स, जो बेसिक पॉइंट है। फिर हम कंप्लाई करेंगे विद द डायरेक्शंस एंड गाइडलाइंस इशूड बाय काउंसिल। किन दो चीजों के रिगार्डिंग गाइडलाइंस दी है? एक तो हमारे अश्योरेंस एंगेजमेंट्स के रिगार्डिंग, दूसरी आर्टिकल और ऑडिट असिस्टेंट के रिगार्डिंग। जल्दी से बताओ क्या ये तीनों पॉइंट दिमाग में गए, है या ना? प्लीज टेल मी फास्ट, यस और नो। आर दीज 3 पॉइंट्स क्लियर? बोलो भाई, बोलो बोलो, क्लियर है या नहीं? ऑलराइट, अब नेक्स्ट चीज क्या करनी है? मैंने आपको कहा कि आपने कंप्लाई करना है विद द टीपी स्टैंडर्ड्स, आपने कंप्लाई करना है विद द ऑडिट असाइनमेंट की रिपोर्टिंग एंड आर्टिकल और ऑडिट असिस्टेंट्स की हमने बात करी। अब सर आर्टिकल और ऑडिट असिस्टेंट से काम करवाना है, ठीक है। हम कहां पे थे लास्ट पॉइंट में? आर्टिकल और ऑडिट असिस्टेंट से काम कराना है, तो क्या इनको काम आना चाहिए नहीं आना चाहिए? सर आना चाहिए। तो इनको काम कैसे आएगा? यू नीड टू प्रोवाइड देम विद ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आप इनको जब तक ट्रेन नहीं करोगे तब तक ये कैसे सीखेंगे? ठीक है, तो यू नीड टू ट्रेन दी योर स्टाफ। सो द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द स्टाफ इंक्लूडिंग आर्टिकल एंड ऑडिट असिस्टेंट्स concerning the assurance functions including availability of proper infrastructure. So the next point that you need to keep in mind is the training program, and कहीं ना कहीं अगर ये trained होंगे तो रिपोर्ट में क्वालिटी आएगी, तो आपकी रिपोर्ट एकदम सही इशू होगी। So the next point is quality of reporting that is required here. कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग मेंटेन होगी। एंड इन्होंने यहाँ पे एक नया पॉइंट और डाला है। सर क्या पॉइंट डाला है? सेल्फ इवेल्युएशन अंडर द ऑडिट क्वालिटी मेच्योरिटी मॉडल। ठीक है, ये जो अटपटा नाम है बस इसको और आप ध्यान में रख के चलेंगे कि इनको कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ इवेल्युएशन वगैरह करनी है, होती रहेगी, कोई ना कोई प्रोसीजर होता रहेगा अंडर द ऑडिट क्वालिटी मेच्योरिटी मॉडल। दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू डू। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई और गाइडलाइन आ जाती है बाय द सेंटर ऑफ ऑडिट क्वालिटी, तो उसके साथ भी इनको कंप्लाई करके चलना है। क्या ये सारे पॉइंट्स दिमाग में गए? हाँ सर, सारे पॉइंट्स दिमाग में गए। सबसे पहले बताओ, कंप्लायंस विद टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड। इसी के साथ ना हमने एक पॉइंट और पढ़ा, अगर आपको याद हो, पिछली बार मैंने कहा था कि अगर बाहर वाली चीजों से कंप्लाई करना है तो आपके प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस होने चाहिए। क्या ये दोनों पॉइंट साथ साथ चलते हैं? आंसर इज यस। तो जब आप कंप्लायंस विद टीपी स्टैंडर्ड्स बोलो तो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स फॉर कैरिंग आउट अश्योरेंस सर्विसेज को मत भूल जाना।
ठीक है, जब आप फ्रेंच फ्राइज खाते हो तो सॉस को नहीं भूलते हो ना, तो इसी तरह जब आप बोलोगे कंप्लायंस विद टीपी स्टैंडर्ड्स, आप इस पॉइंट को मत भूलना दैट यू नीड टू हैव प्रॉपर सिस्टम्स एंड प्रोसीजर इन प्लेस, तभी आप बाहर वाली चीजों से कंप्लाई कर पाओगे। उसके बाद दो कंप्लायंस वाले पॉइंट और, ऑडिट असाइनमेंट, अश्योरेंस असाइनमेंट, करेगा कौन? आर्टिकल असिस्टेंट। सर आर्टिकल असिस्टेंट को आता नहीं है, उसको सिखाओ। आता किसी को कुछ नहीं है, हम भी तो सीख रहे हैं ना, तो सर सिखाएंगे कैसे? उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स कराएंगे, सीखेगा बंदा। जब सीखेगा तो रिपोर्ट की क्वालिटी आएगी। लास्ट पॉइंट इज सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएट कर लो ऑडिट क्वालिटी मॉडल के हिसाब से। इस तरह से आप ये सारे पॉइंट ध्यान में रख के चलोगे। इसका फ्लो चार्ट बना दो सर। तो पहला आपने पॉइंट ध्यान में रखना है, क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं हम? स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू। तो स्कोप में आपने इंश्योर करना है सबसे पहले तो कंप्लायंस। किसके साथ? फटाफट मेरे साथ ये फ्लो चार्ट बनाएंगे सारे बच्चे। कंप्लायंस विद द टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड। इसके साथ एक पॉइंट नहीं भूलना। कौन सा पॉइंट था? सिस्टम्स एंड प्रोसीजर। देयर शुड बी प्रॉपर सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स इन प्लेस फॉर द प्रैक्टिसिंग यूनिट। अब कंप्लायंस दूसरी चीज से करना है, विद द गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस, you can say directions, that is the right word, directions issued by council। किसको लेके? regarding the audit assignments and दूसरा regarding the article assistants। अब आर्टिकल असिस्टेंट को कुछ आता तो नहीं है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे दिमाग में क्या आएगा? 1 2 3 4। फिफ्थ पॉइंट इज ट्रेनिंग मॉड्यूल। कहीं ना कहीं आपको उनको प्रॉपर ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, एंड जब ट्रेनिंग हो जाएगी देयर विल बी प्रॉपर क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग। इसके बाद एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है जिसमें हमने बोला 7th पॉइंट, सेल्फ इवैल्यूएशन अंडर द ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल, AQMM। जल्दी से बनाओ आप ये पूरा फ्लो चार्ट, आंखें बंद करके एक बार रिकॉल कर लेना, जैसे ही हो जाए मुझे बताना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ। कम ऑन। चलो सर, शाबाश शाबाश शाबाश। बहुत बढ़िया दोस्तों, आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ। अब आ जाओ सर नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर ऐसे आपसे सपोज एमसीक्यू में पूछे कि मैं पिछले कितने सालों के असाइनमेंट उठा सकता हूं प्रैक्टिसिंग यूनिट के, एज अ पीयर रिव्यूअर मैं प्रैक्टिसिंग यूनिट के पिछले कितने सालों के असाइनमेंट उठा सकता हूं, तो आप बोलोगे 3 साल। 3 साल से ज्यादा आप असाइनमेंट चेक नहीं कर सकते। सो द स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू एम्स टू कन्फाइन द स्कोप ऑफ रिव्यू टू द प्रीसीडिंग 3 years। पिछले 3 साल के अलावा आप कोई भी असाइनमेंट नहीं देख सकते, उससे पहले आप नहीं आगे बढ़ सकते। इतनी सी बात बस आपने ध्यान में रख के चलनी है। अब इतनी देर से मैं गाना गा रहा हूं सर, किसका?
टीपीई स्टैंडर्ड्स। ये टीपीई स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, तो ये डेफिनेशन भी आईसीआई को अच्छी लगती है तो मैं बता देता हूं, बड़ा आसान है। बचपन से लेके आपने स्टैंडर्ड का नाम सबसे पहले क्या सुना था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वेरी गुड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बाद क्या सुना था, इंड एएस, सीए फाइनल में आके। उससे पहले आप स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग सुन के आए थे, और अब आपने कई बार एसक्यूसी 1 भी सुना होगा। तो ये जितनी बार आप स्टैंडर्ड का नाम सुनते हो, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड इन्होंने इसमें डाल दिए। देखो कैसे, पहले कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय आईसीआई एप्लीकेबल फॉर द एंटिटीज अदर देन कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013। फिर बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जब पकड़ ही लिया तो ना इसको पूरा का पूरा मजे लेते हैं इसके। अगला पॉइंट कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, इट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 133 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ आईसीआई, कंसल्टेशन विद एनएफआरए। फिर से दिया किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसकी रिकमेंडेशन पे, आईसीआई की रिकमेंडेशन पे। आईसीआई अब किससे कंसल्ट करता है, आईसीआई के ऊपर अब कौन है जिससे उसको कंसल्ट करना पड़ता है, दैट इज एनएफआरए। तो इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, रिकमेंडेड बाय आईसीआई, इन कंसल्टेशन विद एनएफआरए। अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या हो गए हैं, इंड एएस हो गए हैं। सो इंड एएस अगेन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 133। फिर से बताओ कौन इशू करेगा, मोदी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट। किससे रिकमेंडेशन पे, आईसीआई की रिकमेंडेशन पे। आईसीआई किसके पास जाता है कंसल्टेशन लेने के लिए, ये जाता है एनएफआरए के पास। क्या ये तीनों बातें समझ में आई, जल्दी से बताओ हाँ या ना। इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पार्ट क्लियर। तो पहली बात तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर द एंटिटीज विच आर नॉट कंपनीज। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड issued under section 133 by the central government on the recommendation of ICI in consultation with NFRA। फिर आप बात करोगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज द इंडेस। अब आ जाओ सर हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे। देन वी डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड्स में क्या आते हैं सर, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। जितने स्टैंडर्ड आपके दिमाग में आप बना सकते हो, सारे स्टैंडर्ड्स के नाम आप यहाँ पे लिख के चल सकते हो। अब एक बात बताओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात हो गई, स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग की बात हो गई। एक बंदा बड़ा परेशान है सर, कौन, शेड्यूल 3। आप सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो या शेड्यूल 3 का ढांचा भी लेते हो, सर शेड्यूल 3 का ढांचा भी लेते हैं। जैसा शेड्यूल 3 कहता है वैसे ही हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। तो शेड्यूल 3 को ना शेड्यूल 3 नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे, शेड्यूल 3 का दूसरा नाम क्या हो सकता है। तो शेड्यूल 3 का आज से आप दूसरा नाम बोलोगे फ्रेमवर्क, कमॉन, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आज से शेड्यूल 3 का दूसरा नाम हो गया, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शॉर्ट फॉर्म की बात करूं तो FPPFS, FPPFS, फ्रेमवर्क फॉर preparation and presentation of the financial statement. So the next point that you need to consider here is framework for preparation and presentation to financial statement, plus आपके जितने भी standards के पहले preface दे रखा होता है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी यू कैन से पैराग्राफ दे रखे होते हैं, उसको भी इन्होंने यहां इंक्लूड कर लिया। Preface to the standard on quality control, preface to the standard on auditing, preface to the standard on review engagement and other assurance engagement, right sir। प्लस आपने कहीं ना कहीं लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करके चलना है सर। लॉज एंड रेगुलेशंस यानी प्रोविजंस ऑफ द रेलेवेंट स्टैट्यूज, लॉज एंड रेगुलेशन। एंड लास्ट पॉइंट इज एनी अदर टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड और अदर स्टैंडर्ड्स इशूड बाय एनी अथॉरिटी गवर्निंग द प्रोफेशन ऑफ सीए। कोई और अगर अथॉरिटी सीए प्रोफेशन को गवर्न करे और वो कोई स्टैंडर्ड इशू कर दे तो उसको भी आप यहां कंसीडर करोगे। दिस इज अ माइनर अमेंडमेंट एडेड दिस टाइम। तो अगर आप आंखें अपना बंद करो, 4 नंबर का सवाल है, 4 पॉइंट्स आपने लिख के आने। क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे, 3 पॉइंट तो मैं कहूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले लिख देंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल फॉर एंटिटीज अदर देन कंपनी। बोलो मेरे साथ, लो चाहे उल्फत हो गया, तो बोलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल फॉर एंटिटीज अदर देन कंपनीज। फिर कंपनीज की बात करो, सेक्शन 133 में किसने इशू करे, मोदी जी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसने रिकमेंड किया होगा, आईसीआई ने रिकमेंड किया था। किसकी कंसल्टेशन पे, एनएफआरए की कंसल्टेशन पे। फिर बात करो इंडेस की, फिर बात करो स्टैंडर्ड्स की। सर इस सब के बीच शेड्यूल 3 रह गया, तो शेड्यूल 3 की भी बात करेंगे, एफपीपीएफएस, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लास्ट में आप बोल देना टू कंप्लाई विद द रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन। जल्दी से 1 मिनट लो और अभी के अभी सारे पॉइंट्स रिकॉल करके मुझे कंफर्म करो, देन ओनली आई विल मूव अहेड। फटाफट सारे बच्चे बताएंगे मुझे।
कम ऑन, यू कैन डू इट फास्ट। बनके मुसीबत पीछे पड़ी है, ये कॉमेडी है, ये है। यहाँ ब्रैकेट में ना लिख देना स्केड्यूल 3। चले सर, बड़े आगे। नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है ऑडिट इंगेजमेंट, या सॉरी अश्योरेंस इंगेजमेंट में क्या नहीं आता। तो अगर मैं आपको बोलूं पीयर रिव्यू हो रहा है, ठीक है, पीयर रिव्यू में क्या होगा, पीयर रिव्यूअर आएगा, पीयर रिव्यूअर ये आके प्रैक्टिसिंग यूनिट के असाइनमेंट्स उठाएगा और चेक करेगा ये असाइनमेंट्स ठीक से हुए हैं कि नहीं, whether these assignments have maintained proper quality or not। सर कौन से असाइनमेंट उठाएगा, ये उठाएगा सिर्फ और सिर्फ अश्योरेंस असाइनमेंट्स। अश्योरेंस असाइनमेंट यानी वो असाइनमेंट जिसमें कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिसिंग यूनिट ने अपना ओपिनियन दिया होगा। क्या दिया होगा, ओपिनियन दिया होगा। सर ओपिनियन का क्या मतलब है, कहीं ना कहीं जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते हो तो आप अपना ओपिनियन देते हो ना कि क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं कि नहीं। मैंने कहा हाँ। जब आप स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट लगा के किसी लिमिटेड, आप कह सकते हो लिस्टेड एंटिटी का एलआर करते हो, लिमिटेड रिव्यू करते हो, उस लिमिटेड रिव्यू में भी आप अपना ओपिनियन देते हो। तो जहां जहां ओपिनियन है वहां वहां अश्योरेंस एंगेजमेंट है, उसके अलावा सारी एंगेजमेंट अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या नहीं आता, सबसे पहले तो जो भी हमारी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंगेजमेंट है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंगेजमेंट में आप अपनी रिपोर्ट किसी स्टेक होल्डर के लिए इशू नहीं करते, आप मैनेजमेंट का पार्ट बन के मैनेजमेंट को गाइड करते हो कि कैसे वो अपनी सर्विसेज को इंप्रूव कर सकती है, कॉस्ट को कम कर सकती है, बेनिफिट्स बढ़ा सकती है। दैट इज नॉट एन ओपिनियन, दैट इज अ कंसल्टेंसी। तो कंसल्टेंसी और ओपिनियन में फर्क होता है बाबू। तो जहां जहां मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंगेजमेंट है वहां वहां आप कहोगे ये एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। और बताओ, टैक्स वाले 2 पॉइंट याद रखना। जब आप टैक्स अथॉरिटीज के आगे रिप्रेजेंटेशन देने जाते हो, सर वो क्या है, वो लीगल काम है। तो जो लीगल काम है, अगेन दैट इज नॉट गिविंग एन ओपिनियन ऑन एनी रिपोर्ट, उसको भी हम इसका पार्ट नहीं मानते। प्लस अगर आप टैक्स रिटर्न्स प्रिपेयर कर रहे हो, ये भी क्या है, ये एडमिन काम है। इसमें एडमिन काम है कि आप बैठ के देख रहे हो कि हाँ ये इस हेड में जाना चाहिए, ये उस हेड में जाना चाहिए, ऐसे टैक्स कैलकुलेट होना चाहिए। दैट इज अगेन एडमिन नेचर वर्क, इसमें आपने कोई ओपिनियन नहीं दिया। तो टैक्स अथॉरिटीज के आगे का या टैक्स रिटर्न्स बनाए, दिस इज नॉट अ ओपिनियन वर्क। तो आप टैक्स वाले तो 2 पॉइंट ऐसे ध्यान में रख के चलोगे। और बताओ सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर मैं बोलूं मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपाइल करता हूं, सर कंपाइल का मतलब है एंट्रीज पास हो चुकी है, लेजर बन चुके हैं, ट्रायल बैलेंस बन के रेडी है, अब मुझे ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं। तो क्या ये अश्योरेंस एंगेजमेंट है, नहीं है। एंगेजमेंट्स फॉर द कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपाइलेशन और कोलेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ या कुछ और बनाओ, जहां भी आप क्लाइंट के लिए कुछ बना रहे हो उसको आप अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जहां भी आपने वर्क किया एज अ एक्सपर्ट, सर एक्सपर्ट का मतलब है टेस्टिफाई किया एज अ एक्सपर्ट विटनेस। आप कोर्ट में गए, कोर्ट में खड़े हुए और आपने बोला मेरे हिसाब से तो ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने इस चीज को ऐसा होते हुए देखा है, ठीक है। सपोज कोई केस चल रहा था, आप विटनेस के तौर पे वहां चले गए जॉली एलएलबी बन के, तो उस केस में भी आप बोलोगे ये अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। सेकंड केस, अगर आपने अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दिया ऑन अ पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल, सपोज किसी बंदे को इन डेज 115 समझ में नहीं आ रहा, आपने कहा मैं बताता हूं मैं इसमें एक्सपर्ट हूं, मुझे 116 अच्छे से आता है, 115 अच्छे से आता है, मैं तुमको सिखाता हूं।
तो क्या आप अपना ओपिनियन दे रहे हो या सामने वाले को सिखा रहे हो? सर सिखा रहे हैं। तो जहां भी आप एज अ एक्सपर्ट काम करते हो, या तो टेस्टिफाइंग एज अ एक्सपर्ट विटनेस या प्रोवाइडिंग योर एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन सर्टेन मैटर्स, दैट इज ऑल्सो नॉट एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। लास्ट का पॉइंट आपने बस एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, ड्यू डिलीजेंस। इसको स्पेशली मार्क करके चलो, इस पे आपको सवाल भी मिलेगा क्वेश्चन बैंक पे। तो wherever you are providing your services as a due diligence expert, that is also not an assurance engagement. And the last point is एनी अदर सर्विस रेंडर्ड। ठीक है, ये तो सबसे फेवरेट पॉइंट होता है सब बच्चों का, क्योंकि इसमें कुछ याद रखने वाला ही नहीं है, एनी अदर में डाल दो। एनी अदर सर्विस रेंडर्ड और फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द प्रैक्टिशनर नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय द काउंसिल टू बी एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो जहां पे भी उसको काउंसिल ने बोल रखा है कि एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, तो हम उसको एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं मानेंगे। तो क्या क्या पॉइंट्स हो गए, एक बार आंखें बंद करके रिकॉल करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो बेसिक पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, मैनेजमेंट को कंसल्टेंसी सर्विसेज देने वाला ये एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। और बताओ सर, टैक्स वाले दो पॉइंट क्या थे? जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में देखते कौन कौन बच्चा जाग रहा है, फटाफट बताओ। टैक्स वाले दो पॉइंट्स क्या थे? टैक्स अथॉरिटीज के आगे रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी, टैक्स रिटर्न्स जो है वो फाइल करोगे तो वो भी एश्योरेंस एंगेजमेंट काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें भी एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पॉइंट क्या था? कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जहां भी आप चीजों को कंपाइल करके चल रहे हो उसको हम एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं बोलते। फिर आपने बात करी एक्सपर्ट की, टेस्टिफाइंग एज एक्सपर्ट विटनेस या फिर प्रोवाइडिंग योर एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द accounting standards, laws and regulation, that is also not considered an assurance engagement. And last point is क्या था? ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस और एनी अदर सर्विस जिसको एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं मानता, हमारा काउंसिल। जल्दी से एक बार आंखें बंद करके सारे के सारे पॉइंट्स एक बार रिकॉल करो, देन हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से 1 मिनट लेके सारे बच्चे रिकॉल करके मुझे बताएंगे। शाबाश। हो गया हमको याद, बढ़ो सर आगे बढ़ो। अब बढ़ रहे आगे टू द नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी। दिस इज अ मेजर अमेंडमेंट ऑफ पीयर रिव्यू। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं भारी अमेंडमेंट कोई आई है पीयर रिव्यू में, तो वो ये आई है एप्लीकेबिलिटी को लेके। पहले एप्लीकेबिलिटी में ना इन्होंने रायता फैला रखा था, एंड द गुड न्यूज इज सारा रायता समेट दिया है। सर कैसे समेट दिया, ध्यान से समझिए। ये कहते हैं प्रैक्टिसिंग यूनिट का पीयर रिव्यू कब होगा? एक तो तब जब पीयर रिव्यू बोर्ड चाहेगा, यानी आईसीआई कहती है तुमको करवाना पड़ेगा तो करवाना पड़ेगा। दूसरा, तुम्हारे लिए कंपलसरी नहीं है, बट एज अ प्रैक्टिसिंग यूनिट आप करवाना चाहते हो तो आप करवा लो। तो मैंडेटरी कब है? व्हेन द पीयर रिव्यू इज मैंडेटेड फॉर सच प्रैक्टिसिंग यूनिट एज मे बी डिसाइडेड बाय द काउंसिल। और वॉलेंट्री केस में एनी प्रैक्टिसिंग यूनिट कैन सुओ मोटो ऑन इट्स ओन अप्लाई टू द बोर्ड। सर कौन सा बोर्ड? पीयर रिव्यू बोर्ड की बात हो रही है, पीयर रिव्यू बोर्ड फॉर द कंडक्ट ऑफ इट्स पीयर रिव्यू। और स्पेशल केस क्या है? द बोर्ड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम सेक्रेटरी ऑफ आईसीआई। अगर आईसीआई का सेक्रेटरी या फिर डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट या फिर कोई और रेगुलेटर कहता है कि भाई हमको इनका स्पेशल पीयर रिव्यू करवाना है, तो वो इनका स्पेशल पीयर रिव्यू भी कराया जा सकता है फॉर सच पीरियड डिटरमाइंड बाय द बोर्ड। तो 3 केसेस में पीयर रिव्यू पॉसिबल है, या तो मैंडेटरी है, या वॉलेंट्री है, या ये स्पेशल केस है। क्या ये तीनों बातें समझ में आई? आई सर। Holding up valid peer review certificate by the practicing unit should be a prerequisite for undertaking audit of all the entities falling under phase 1, 2, 3, 4.
जैसे हमारे दिल्ली में मयूर विहार है, तो मयूर विहार में क्या है सर, फेज 1 है, फेज 2 है, फेज 3 है, फेज 4 है। ऐसे इन्होंने बोला कि जो हमारी प्रैक्टिसिंग यूनिट्स है इनके केस में भी हमने बना दिया फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। जैसे जैसे जिसका फेज आएगा उसको अपना पीयर रिव्यू कराना पड़ेगा। पहले बात करते हैं सर फेज 1 की। अगर मैं बात करूं फेज 1 की, तो जो भी प्रैक्टिसिंग यूनिट ऑडिट कर रही है लिस्टेड एंटिटीज का, एज ऑन 1/4/2022 आपको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है। अब 1/4/23 से कौन सी प्रैक्टिसिंग यूनिट इसमें कवर हो जाएंगी? ऐसी जो ऑडिट कर रही है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज का। सर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज भी ये बड़ी बड़ी वाली अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर जिसकी टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर जिसके लोन्स, डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स, कम ऑन, लोन्स, डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स 500 करोड़ या उससे ज्यादा है एज ऑन 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर। अगर कोई ऐसी एंटिटी है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी 500 हजार, कम ऑन, 500 हजार, 500 क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल। दूसरा 500 किसके लिए? लोन्स, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट। 1000 किसके लिए? टर्नओवर के लिए। तीनों में से कोई भी लिमिट पार हो गई तो आपको अपना पीयर रिव्यू कंपलसरीली कराना पड़ेगा 1/4/2023 से। सर ये जो लिमिट है, आप आगे जाके ना एनएफआरए की लिमिट्स पढ़ोगे, वहां पे भी सेम टू सेम लिमिट्स मिलेंगी, डिट्टो लिमिट्स आपको एनएफआरए वाली मिलेंगी। तो मैं एक बात बताऊं, इन बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए सख्ती बढ़ती जा रही है, तो ये पॉइंट बस आप ध्यान में रख के चलना। प्लस अगर कोई प्रैक्टिसिंग यूनिट है which is rendering the attestation services having 5 or more partners, कुछ ऑडिट फॉर्म में 5 या उससे ज्यादा पार्टनर्स हैं, तो वो भी सेकंड फेज में कवर हो जाएगी। क्या ये बेसिक बात समझ में आई? आंसर इज यस। अब आता है सर फेज नंबर 3। फेज नंबर 3 कहता है यू आर डूइंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एंटिटीज जिन्होंने फंड रेज किया है। क्या किया है? पैसा उठाया है। किससे? पब्लिक से, बैंक्स से, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ओवर 50 करोड़। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये बदमाश लोग इस तरह से क्यों लिखते ओवर 50 करोड़? या तो बोलो ग्रेटर देन 50 करोड़, या बोलो लेस देन 50 करोड़, या बोलो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़। तो एक बात बताओ, कहना क्या चाहते हो? सीधा सीधा बोलो ना। सर ओवर का मतलब है ऊपर हो जाना। तो अगर मैं अपनी साइड से इंटरप्रिटेशन बताऊं तो ओवर का मतलब क्या है? 50 करोड़ से ज्यादा। तो अगर किसी ने 50 करोड़ से ज्यादा पैसा उठाया, किससे? पब्लिक से, बैंक से, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो भी हमारा फेज नंबर 3 में कवर हो जाएगा। ठीक है। और ड्यूरिंग द पीरियड रिव्यू और ऑफ एनीबॉडी और ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग द ट्रस्ट विच आर कवर्ड अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। तो अगर आपने स्टैट्यूटरी ऑडिट किया ऐसी एंटिटी का जिसने फंडिंग उठाई है 50 करोड़ से ज्यादा, या फिर उसने ऑडिट किया किसी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट का विच इज कवर्ड अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। याद है मैंने पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी वाली डेफिनेशन आपको बताई किसमें? किसमें? प्रोफेशनल एथिक्स की अमेंडमेंट वीडियो में। तो वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का सपोज अगर आपने ऑडिट कर रखा है तो भी आप फेज नंबर 3 में कवर हो जाएंगे। एंड फेज नंबर 4 की बात करें तो अगर आप ऑडिट कर रहे हो ब्रांचेस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, या फिर आपके पास 3 या उससे ज्यादा पार्टनर है, तो आप 1/4/2025 वाले लिमिट में आ जाओगे। तो अगर मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्या इंपॉर्टेंट है? पहली लिमिट आपने बस पहली लिमिट याद रख के चलनी है 1/4/2022 वाली। सर 1/4/2022 से पीयर रिव्यू किसके लिए एप्लीकेबल है? लिस्टेड एंटिटीज के लिए। बाकी लिमिट्स एक लेवल पे रीड कर लेना कि फेज 2 में एनएफआरए वाली एंटिटीज को हम वहां पे कवर कर लेंगे। फिर फेज 3 में किसको कवर करेंगे? फेज 2 में 5 या उससे ज्यादा पार्टनर होंगे, उसको भी कवर कर लेंगे। फेज 3 में हमने कवर किया ऑडिट ऑफ एंटिटीज जिन्होंने पैसा उठाया फ्रॉम द पब्लिक, फ्रॉम द बैंक्स, फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओवर 50 करोड़, या फिर जो ऑडिट कर रही है पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज का। एंड द लास्ट पॉइंट इज फेज नंबर 4। द फेज नंबर 4 वाज ऑल अबाउट 3 या उससे ज्यादा पार्टनर है, या फिर आपने ऑडिट किया है ब्रांचेस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, तो आपके लिए 1/4/25 से एप्लीकेबल है। इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, जो पहले मैंने आपको बताया। जल्दी से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, लेट मी आस्क यू अ ट्रिविया क्वेश्चन ऑफ द डे। जिस बच्चे ने सबसे पहले आंसर दिया उसको मेरी तरफ से चॉकलेट। प्लीज टेल मी द रेलिवेंट क्लॉज दैट वी डिस्कस इन द प्रोफेशनल एथिक्स, जो कहता है अगर आप ऑडिट कर रहे हो लिस्टेड एंटिटीज का तो आपके पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए। फटाफट बताओ कौन सा क्लॉज कहता है?
कौन सा क्लॉज कहता है कि अगर आप लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो तो आपके पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए? सही क्लॉज, सही पार्ट, सही शेड्यूल, पूरा एड्रेस मेरे को सही बताना, तभी चॉकलेट मिलेगी, वरना नहीं। देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले बताता है, फटाफट बताओ। चॉकलेट्स क्वेश्चन ऑफ द डे इज दिस। इंटरलिंक करते हैं ना, मजा फील आएगी। जल्दी से बताओ। क्लॉज डैश, पार्ट डैश, शेड्यूल डैश, व्हाट्स द आंसर? बोलो भाई, बोलो बोलो, कौन सा क्लॉज है बोलो। क्लॉज 9 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल, ऋषित गुप्ता, शाबाश, वेरी वेरी गुड। So the right answer is clause 9 part 1 of second schedule to Chartered Accountant Act 1949। तो आज की चॉकलेट गई ऋषित गुप्ता की जेब में। ठीक है ऋषित, आफ्टर द क्लास अपना मेरे को नंबर शेयर कर देना फॉर द चॉकलेट, तो आपको चॉकलेट मिल जाएगी पेटीएम। ठीक है, डन 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 डन। अब सर एक बात बताओ, एक प्रैक्टिसिंग यूनिट है जिसके पास ऑलरेडी पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट है, जिस दिन उस पे पीयर रिव्यू एप्लीकेबल हुआ उस टाइम पे उसके पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट था, तो अब उसको क्या फिर से नया लेना चाहिए? नहीं, पहले पुराने वाले की वैलिडिटी खत्म करो, पहले पुराने वाले का एक्सपायर होने का वेट करो। जब आपका पुराना वाला एक्सपायर हो जाए तो आप नए वाले के लिए अप्लाई करना। So if the practicing unit already has a peer review certificate, there is no need to once again subject to the practicing unit to the peer review till the conclusion of the validity period of the said certificate. It is necessary to possess a new peer review certificate on the conclusion of validity. तो जैसे पुराने वाले की वैलिडिटी खत्म हो जाए आप नए वाले के लिए अप्लाई कर देना, मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं पीयर रिव्यू बोर्ड की, सर ये जो पीयर रिव्यू बोर्ड है इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? काउंसिल ने अपनी मेजोरिटी बना रखी है, जो हमारा आईसीआई का काउंसिल है उसकी मेजोरिटी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी मिनिमम 6 मेंबर्स इन द पीयर रिव्यू बोर्ड एंड देयर कैन बी मैक्सिमम 12 मेंबर्स। एंड याद रखना, ग्रेटर देन इक्वल टू 50% शुड बी फ्रॉम द काउंसिल ऑफ आईसीआई। फिर से मिनिमम 6 मैक्सिमम 12, बट 50% और उससे ज्यादा कहां से होंगे? आईसीआई के काउंसिल से होंगे। ये बात आपने ध्यान में रख के चलनी है। और जो हमारा चेयरमैन है, जो हमारा चेयरमैन है और जो हमारा वाइस चेयरमैन है काउंसिल का, वो इसका पार्ट बनेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? यस सर। एंड दे मे बी रोटेटेड एवरी ईयर, कहीं ना कहीं वो भी रोटेट होते चलेंगे। प्लस इन्होंने एक बात और बोली, ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स विल बी लायबल फॉर रोटेशन। 2/3 लोगों को रोटेट होना है। सर क्या होगा रोटेशन? या तो 3 साल में या उनका काउंसिल टर्म विच एवर इज अर्लियर। फिर से बता रहा हूं, अगर मैं बोलता हूं पीयर रिव्यू बोर्ड में मेरे 9 मेंबर्स हैं, तो 9 का 2/3 किया तो कितना आया? 3 3 9, 3 2 6। तो 6 मेंबर्स को तो रिटायर करना ही पड़ेगा। सर कब रिटायर करना पड़ेगा? या तो 3 साल बाद फ्रॉम देयर अपॉइंटमेंट, और एज पर देयर काउंसिल टर्म विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आ जाए उस हिसाब से इनको रिटायर करके चलना पड़ेगा। बस इतनी सी बात ध्यान में रख के चलना। जो कैजुअल वैकेंसी है वो हमारा काउंसिल फिल करेगा। प्लस मेंबर ऑफ डिसिप्लिनरी बोर्ड एंड डिसिप्लिनरी कमिटी विल नॉट बी अ मेंबर ऑफ द बोर्ड। सर बताओ रीजन क्या है इसका? इसका रीजन क्या है? क्योंकि पीयर रिव्यू बड़ा प्यारा काम है। जो हमारा पीयर रिव्यू बड़ा प्यारा काम है, इसमें सख्त वाले लोग नहीं आ सकते। सर सख्ती वाले लोग यानी जिन लोगों को आप कंप्लेंट करते थे फर्स्ट शेड्यूल में, सेकंड शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल में याद है मैं बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को कंप्लेंट करता था, डायरेक्टरेट डिसिप्लिन था, डिसिप्लिनरी कमेटी थी, कह रहे इन सब डिसिप्लिनरी बोर्ड वाले लोगों को, डिसिप्लिनरी कमेटी को हम पीयर रिव्यू का पार्ट नहीं बना रहे, हम यहाँ पे सॉफ्ट पीपल रखते हैं, हार्ड पीपल यहाँ पे नहीं रखते। तो जो सख्त लोग हैं, जो बड़े डरावने लोग हैं, डर से डरावने, डर से डिसिप्लिनरी बोर्ड, इन डिसिप्लिनरी बोर्ड वाले लोगों को हम पीयर रिव्यू बोर्ड का पार्ट नहीं बनाएंगे। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। प्रोविजंस रिगार्डिंग द टाइम, प्लेस एंड कोरम ऑफ द मीटिंग ऑफ द पीयर रिव्यू बोर्ड विल बी द सेम जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट रेगुलेशन 98 में दे रखे हैं। अब सर इस रेगुलेशन में क्या दे रखा है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सीए रेगुलेशन 1988 में क्या दे रखा है, उस हिसाब से आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। फटाफट एक बार देखो पीयर रिव्यू बोर्ड को और रिकॉल करके बताओ पॉइंट्स, देन अब आगे बढ़ते हैं।
कुछ इसमें ज्यादा नहीं है, मिनिमम 6 मेंबर्स, मैक्सिमम 12, ग्रेटर देन इक्वल टू 50% फ्रॉम द काउंसिल ऑफ आईसीआई। चेयरमैन एंड वीसी भी इस बोर्ड के काउंसिल से ही होंगे एंड दे मे बी रोटेटेड एवरी ईयर। 2/3 मेंबर्स का टर्म क्या है, 3 इयर्स, और काउंसिल टर्म विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। एंड कैजुअल वैकेंसी भी काउंसिल फिल करके चलेगा। ये बेसिक बेसिक बातें बस आपने ध्यान में रख के चलनी है। कम ऑन, बी फास्ट। अगर आपने लॉ पढ़ रखा है तो ये 2/3 मेंबर्स आपको याद रखने में मुश्किल नहीं होगी। सेम बात आपके 152(6) में भी दे रखी है, रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स। वहां भी हम 2/3 लेते हैं। चलो सर, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। बड़ा ही आसान टॉपिक है, बहुत ही मरियल टॉपिक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, एंड वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ आईसीआई आल्सो। हमारा जो पीयर रिव्यूअर है इसके अंदर क्या खूबी होनी चाहिए, एक बात बताओ। जो बंदा ऐसी प्रैक्टिसिंग यूनिट को चेक करने आ रहा है कि वो अपना काम ठीक से कर रही है कि नहीं, वो बंदा कितनी मतलब एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। क्या आपको ऐसी फील आ रही है? सोच के बताओ। अगर मैं कहीं जा रहा हूं प्रैक्टिसिंग यूनिट को चेक करने जो लिस्टेड एंटिटीज को ऑडिट कर रही है, ठीक है, आपको नहीं लगता मुझे भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए? सर कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। बिल्कुल सही, कम से कम मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। आंसर इज यस। प्लस ये तो हो गया सर एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरा एक्सपीरियंस। हो सकता है मैं हमेशा से प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा था, पहले मैंने जॉब करी, जॉब करके मेरे को अक्ल आई कि जॉब नहीं करनी, फिर मेरे को प्रैक्टिस करनी है। तो हो सकता है मेरा मिक्स्ड एक्सपीरियंस भी हो। तो अगर ये मिक्स्ड एक्सपीरियंस है यानी मैं इंडस्ट्री से गया प्रैक्टिस में, तो फिर क्या होना चाहिए? तो उस केस में आपका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल और प्रैक्टिसिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 3 साल। क्या आप यहां पे नंबर्स का खेल देख पा रहे हो? क्या आप नंबर्स का खेल देख पा रहे हो? 10 - 3 इज इक्वल टू 7। तो पहले पॉइंट में आपने याद रखना है 7 साल का एक्सपीरियंस एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी शुद्ध एक्सपीरियंस, शुद्ध 100% प्योर एक्सपीरियंस 7 साल का चलेगा। बट अगर आपका मिलावटी एक्सपीरियंस है तो 10 - 7 आपने बस याद रखना है 10 - 3 7 याद रखना है। 10 years का एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री एंड 3 years का एक्सपीरियंस इन द प्रैक्टिस। अब आता है सर नेक्स्ट पॉइंट। जब मैं एज अ पीयर रिव्यूअर जाऊंगा तो मेरे को चीजें आनी चाहिए, मेरे को प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है, प्रॉपर टेस्ट दे के आना है, यानी देयर शुड बी रिक्विजिट ट्रेनिंग एंड टेस्ट व्हिच आई शुड हैव पास्ड व्हाइल आई वांट टू बिकम अ पीयर रिव्यूअर। प्लस मैं एक डिक्लेरेशन दूंगा जो बोर्ड दे कहता है, एंड आई विल आल्सो साइन अ डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। जैसे प्रैक्टिसिंग यूनिट का कॉन्फिडेंशियल रखना जरूरी है, ऑडिट फॉर्म का कॉन्फिडेंशियल रहना जरूरी है, मुझे भी एज अ पीयर रिव्यूअर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है कि जो बातें मुझे इस यू कैन से असाइनमेंट के दौरान पता चले वो मैं आगे जाके किसी को डिस्क्लोज नहीं करूंगा। अब लास्ट पॉइंट बस एक बात बताना, क्या मुझे एथिकली भी स्ट्रांग होना चाहिए? यस। मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल रहा होना चाहिए मिसकंडक्ट का। तो याद रखना, नॉट एलिजिबल इफ डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग अगेंस्ट हिम, या फिर मेरे खिलाफ कोई गिल्टी करा दिया गया हूं मैं ऑफ मिसकंडक्ट बाय द काउंसिल, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन और डिसिप्लिनरी कमेटी, या फिर मुझे किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कन्विक्ट किया है विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। एंड लास्ट 2 पॉइंट्स हैं, देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट with the practicing unit, plus
प्रैक्टिसिंग यूनिट के पार्टनर के अंडर मैंने आर्टिकलशिप नहीं करी होनी चाहिए। बड़ा देसी पॉइंट है, याद रख रह जाएगा। इफ इट हैज अंडरगॉन अ ट्रेनिंग और आर्टिकलशिप अंडर एनी ऑफ द पार्टनर ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट, एंड 2 साल पहले 2 साल बाद कोई रिश्ता नहीं रखना। Not accept any professional assignment from the practicing unit 2 years from and 2 years before the date of appointment। वापस एक बार रिकॉल करते, बहुत आसान पॉइंट है, आसानी से याद आएंगे। देखो क्या पॉइंट, पहले तो मुझे एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस कितने साल का, जल्दी से बताओ, 7 साल। अगर 7 साल का प्योर एक्सपीरियंस नहीं है प्रैक्टिस में, तो मिलावटी एक्सपीरियंस कितने का, 10 - 3, दैट इज 10 years इन द इंडस्ट्री, 3 years इन द प्रैक्टिस। फिर मेरे को भी स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग और टेस्ट करनी पड़ेगी। बोलो मेरे साथ, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग और टेस्ट करना पड़ेगा। बट कुछ ऐसी चीजें जो अवॉइड करनी पड़ेगी। मेरे खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए, मेरा कोई केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए विद द आईसीआई, प्लस कभी किसी कोर्ट ने मुझे कन्विक्ट नहीं किया होना चाहिए फॉर मॉरल टर्पिट्यूड या इस तरह की चीजें। एंड लास्ट के 2 पॉइंट्स कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कब होगा, जब मैंने किसी पार्टनर के अंदर आर्टिकलशिप कर रखी होगी, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनर के अंदर आर्टिकलशिप। एंड लास्ट पॉइंट कहता है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, 2 साल पहले और 2 साल बाद आप कोई भी प्रोफेशनल असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग यूनिट। क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर है, जल्दी से बताओ मुझे। आर दीज पॉइंट्स क्लियर टू यू फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू? 2 मिनट लेके सारे पॉइंट्स याद करेंगे अभी के अभी। सारे बच्चे मुझे कमिटमेंट करेंगे, प्लीज टेल मी यस सर। चलो जी शुरू हो जाओ, 2 मिनट लो और अभी के अभी सारे पॉइंट्स आंखें बंद करके रिकॉल करके मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। औसम 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 मौसम, शाबाश मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। चलो अब आयो सर क्वालिफाइड असिस्टेंट। ये क्वालिफाइड असिस्टेंट कौन है, तो जब यहाँ पे कौन जा रहा है, पीयर रिव्यूअर, ये अपने साथ एक छोटू भी ले जा सकता है। किसको ले जा सकता है, ये अपने साथ एक छोटू भी ले जा सकता है। सर छोटू का नाम क्या है, छोटू का नाम होता है क्वालिफाइड असिस्टेंट। ही कैन ऑल्सो टेक a qualified assistant with him for the purpose of peer review। अब इस क्वालिफाइड असिस्टेंट के बारे में हमको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, these are given in the next topic। तो कहते हैं सबसे पहले तो ये बंदा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। there should be no disqualification under section 8 और section 21 of chartered accountant act 1949। तो section 8 क्या कहता था कि भाई सबसे पहले तो इसकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए, प्लस इसको कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं हुई होनी चाहिए, और हमने बात करी थी इंसॉल्वेंसी की, ठीक है। और क्या क्या पॉइंट डिस्कस करे थे सर, वो पागले पागले वाला पॉइंट क्या था, क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, राइट। और क्या पॉइंट थे, इसी के साथ साथ हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया था कि इवन इफ इट इज अ डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, तो इसके पास कोर्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वॉट एवर इंसॉल्वेंसी वाज डन इट वाज बिकॉज ऑफ द मिसफॉर्च्यून, ठीक है। और हमने क्या डिस्कस किया था इसमें, 21 ईयर्स की एज हो गई, इंसॉल्वेंसी का पॉइंट हो गया, अनसाउंड माइंड, वेरी वेरी गुड, यू आर हैविंग अ साउंड माइंड। तो यहाँ अनसाउंड माइंड वाली दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर नहीं होंगी तो काम चल जाएगा। और बताओ सर, जो भी क्वालिफाइड असिस्टेंट है उसका नाम आप बोर्ड और प्रैक्टिसिंग यूनिट को बता के चलेंगे बिफोर द पीयर रिव्यू। प्लस एक बात ध्यान रखना, क्वालिफाइड असिस्टेंट, पीयर रिव्यू बोर्ड
और प्रैक्टिसिंग यूनिट सामने नहीं आएंगे। यानी क्वालिफाइड असिस्टेंट कैन नॉट डायरेक्टली अप्रोच द पीयर रिव्यू बोर्ड और द प्रैक्टिसिंग यूनिट। ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। So the name should be intimated to the board and practicing unit before the peer review. Plus, there should be no direct interface with the practicing unit or the board. And next point that you need to understand, जो हमने वहां पे भी पढ़ा था किसके लिए, peer reviewer के लिए, that he should sign the declaration of confidentiality. And last point is should be from the firm of reviewer, the partner or paid assistant as per the records of ICI. तो ये कुछ बेसिक बातें बस आपने ध्यान में रखनी है, इनको कुछ ज्यादा रट्टा वट्टा मत लगाना, सिंपल सी बात है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। और बताओ डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। और बताओ क्वालिफाइड है तो ही शुड बी, यू कैन से ही विल साइन अ कॉन्फिडेंशियलिटी का स्टेटमेंट। प्लस फर्म ऑफ रिव्यूअर से होना चाहिए एज अ पेड असिस्टेंट और एज अ पार्टनर। एंड इसके अलावा हमने बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि इसका नाम आप उनको बता के चलेंगे और इसका डायरेक्ट इंटरफेस इनके साथ नहीं होना चाहिए। लास्ट टॉपिक दैट वी आर डूइंग बिफोर द ब्रेक, इसके बाद मैं आपको ब्रेक दे दूंगा। सो द टॉपिक इज अप्रोच ऑफ द पीयर रिव्यूअर। जो हमारा पीयर रिव्यूअर है इसकी अप्रोच क्या होगी, 5 नंबर का इस पे सवाल आपके पास बन सकता है, स्टडी मटेरियल के बैक क्वेश्चंस में भी ये सवाल है, व्हाट शुड बी द अप्रोच ऑफ पीयर रिव्यूअर। तो इसको ध्यान से समझ के चलना। सबसे पहले पीयर रिव्यूअर क्या करेगा, तो सबसे पहले पीयर रिव्यूअर विल डिसाइड द नंबर ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट्स जो उसको सेलेक्ट करनी है एज सैंपल। कितने सैंपल उसको उठाने वो डिसाइड करेगा। अब जो जो सैंपल वो उठाएगा, ठीक है, फ्लो समझना पूरे टॉपिक का, जो जो सैंपल वो उठाएगा सर, उस सैंपल के केस में वो सबसे पहले क्या देखेगा, इंगेजमेंट लेटर। इंगेजमेंट लेटर क्यों देखा, क्योंकि ऐसे 210 में आपको पता होगा जो आपके स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑफ द ऑडिटर, क्या आपने कौन सी रिपोर्ट इशू करनी है, कब इशू करनी है, कैसे इशू करनी है, वो सारी बातें एंगेजमेंट लेटर में लिखी होती है। तो इसने क्या किया, सबसे पहले डिसाइड किया कितने सैंपल चुनने हैं, उसके बाद इसने अपना एंगेजमेंट लेटर उठा लिया। अब जो एंगेजमेंट लेटर्स उठाए, जो एंगेजमेंट्स उठाई, उन्होंने पक्का पक्का एंगेजमेंट लेटर के थ्रू एंगेजमेंट एक्सेप्ट करी होगी। क्या आप सभी ये बात मानते हो नहीं मानते हो, जल्दी से बताओ। जब मैंने एंगेजमेंट लेटर एंटर किया तो मैंने एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ली। तो अगला पॉइंट इसका ये बनेगा कि जो एंटिटी के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, जो हमारे प्रैक्टिसिंग यूनिट के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं फॉर एक्सेप्टिंग अ क्लाइंट, क्या वो फॉलो हुए थे या नहीं हुए थे, वेदर दे वर फॉलोड और नॉट। क्या ये 3 बातें समझ आई, जल्दी से बताओ। पहले तो हमें डिसाइड करना है कितने सैंपल सिलेक्ट करने, क्या सिलेक्ट करना है। जो सैंपल सिलेक्ट करे उसका सबसे पहले क्या लिया, इंगेजमेंट लेटर। उस इंगेजमेंट लेटर की अंडरस्टैंडिंग ली तो आपको एक बात समझ आ जाएगी कि क्या इन्होंने अपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर एक्सेप्टिंग द क्लाइंट करे या नहीं करे। फिर ये क्या करेगा सर, ये वही करेगा जो ऑडिटर करता है। बताओ ऑडिटर क्या करता है, कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ऑडिटर क्या करता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो ये भी यही करेगा, कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। एंड लास्ट पॉइंट में ये चेक करेगा वेदर द सिग्निफिकेंट थिंग्स वर एड्रेस्ड, वेदर द सिग्निफिकेंट इश्यूज वर एड्रेस्ड। क्या क्लाइंट ने, क्या जो हमारा क्लाइंट है उसने सिग्निफिकेंट चीजें, जो भी सिग्निफिकेंट दिक्कतें आई ऑडिट करते वक्त, उनको एड्रेस किया या नहीं किया। इस तरह से आप ये 5 पॉइंट ध्यान में रखेंगे। फटाफट इनको एक बार देखो और मेरे को बताओ। सबसे पहले क्या किया, यू हैव टू डिसाइड द नंबर ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट टू बी सिलेक्टेड फॉर सैंपल। जिस जिसको सेलेक्ट किया उसका हमने क्या कलेक्ट किया, बोलो मेरे साथ, इंगेजमेंट लेटर। इंगेजमेंट लेटर से पता चला कि क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग द क्लाइंट वर फॉलोड और नॉट। फिर आप क्या करोगे, आप अपने वही प्रोसीजर करोगे जो ऑडिटर करता है, कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। एंड लास्ट में आप देखोगे कि क्या ऑडिटर ने जो भी सिग्निफिकेंट इश्यूज थे उनको एड्रेस करवाया या नहीं करवाया। फटाफट इस फ्लो चार्ट को पढ़ो, फिर मैं आपको नोट से रीड कराता हूं, जल्दी से बताओ। क्विकली ड्रॉ द फ्लो चार्ट एंड लेट मी नो।
डन डन डन। बढ़े आगे। सर देखो क्या पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट था डिसाइडिंग द नंबर ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट टू बी सिलेक्टेड एज सैंपल। So the number of assurance engagement to be selected requires professional judgment based on the replies of the questionnaire and size of practicing unit. सर ये replies of questionnaire क्या है, size of practicing unit क्या है, इसकी अभी हम डिस्कशन करेंगे, नीड नॉट वरी अबाउट इट। बस पहला पॉइंट ध्यान में रखो कितने सैंपल सेलेक्ट करने। फिर आपने जो सैंपल सेलेक्ट करे उसका क्या देखा, engagement letter. So the second point that you need to keep in mind is gain an understanding of engagement letter which defines the scope and nature of assurance engagement. engagement letter से क्या पता चला, क्या इन्होंने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग द क्लाइंट फॉलो करे या नहीं करे। द प्रैक्टिसिंग यूनिट में है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग अ पर्टिकुलर एंगेजमेंट, चेक द कंप्लायंस विद सच पीएनपी, दैट इज द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। अब सर 3 पॉइंट हमको समझ में आ गए, चौथे में हम क्या करें, वही करो जो ऑडिटर करता है। रिव्यूअर कैन फॉलो अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर थ्रू आउट द ऑडिट एंड लास्ट में इवेलुएट करो रिकॉर्ड्स को फॉर व्हाट, क्या इन्होंने सिग्निफिकेंट इश्यूज सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स को प्रॉपर्ली कंसीडर किया, रिजॉल्व किया, डॉक्यूमेंट किया। जब इन्होंने सिग्निफिकेंट इश्यूज को रिजॉल्व कर लिया, डॉक्यूमेंट कर लिया, अब बताओ क्या इनको प्रॉपर एविडेंस मिला, ऑडिट एविडेंस, whether sufficient and appropriate audit evidence was obtained and the reasonableness of conclusion. And last point is significant decision. तो आप बात करोगे सिग्निफिकेंट डिसीजंस की, सिग्निफिकेंट इश्यूज की एंड ऑडिट एविडेंस एंड कंक्लूजन की। ठीक है, पहला पॉइंट कितने ऑडिट एंगेजमेंट्स को सिलेक्ट करना है फॉर द पर्पस ऑफ सैंपलिंग। दूसरा पॉइंट जिसको सिलेक्ट करेंगे उसका क्या लेंगे, एंगेजमेंट लेटर की अंडरस्टैंडिंग। एंड तीसरा पॉइंट एंगेजमेंट लेटर से आपने देखा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग द क्लाइंट वर फॉलोड और नॉट। फिर वही करो जो ऑडिटर करता है, कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव का मिक्सचर। एंड लास्ट पॉइंट इज कंसीडरिंग द सिग्निफिकेंट इश्यूज, सिग्निफिकेंट डिसीजंस, एविडेंस एंड कंक्लूजन। फटाफट बताओ क्या सारे के सारे पॉइंट्स दिमाग में गए या नहीं गए, जल्दी से बताओ हाँ या ना। सारे पॉइंट्स की इंटरलिंकिंग समझ आई, डन 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 डन। बोलो भाई लोग, क्लियर है। चलो जी, ऑसम। अब बढ़ते हैं आगे ब्रेक की तरफ। ठीक है, नाउ आई एम गिविंग यू अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स। 15 मिनट का ब्रेक है एंड ब्रेक के बाद हम मिलेंगे और इसको कंटिन्यू करके खत्म करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जाओ, ब्रेक में रिलैक्स करो, रिफ्रेश करो एंड लेट्स कैच अप आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले चलो एंजॉय।